हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। जैसे कि मैंने बोला था कि दो पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के। तो पहले वाला जो पार्ट है वो करवा दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। और मैंने बोला था कि जितने क्वेश्चन करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और उनसे आपके टाइप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जितने क्वेश्चन आप करवा रहे हो सफिशियंट है, इनफ है। तो भी एक जवाब है कि आप जितने ज्यादा कर सकते हो करो। ठीक है, ये एक हेल्प है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जितने मैं कर पा रहा हूँ उतने मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए मैं बता दूं सभी बच्चों को कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स वो अपलोडेड है वन शॉट की वीडियो में। और वन शॉट इस तरह से बनाए गए हैं कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप अगर वरीड है अपने सिलेबस को लेकर क्लास 12th फिजिक्स को, तो सारे का सारा सिलेबस आप वन शॉट से खत्म कर सकते हो बहुत जल्दी और एक बेस्ट वे में। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारे ही वन शॉट का। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसको मैंने 11th नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये 11वां क्वेश्चन और इससे पहले के 10 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिए थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, मतलब 11वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है एक्सप्लेन हाउ बायट-सावर्ट्स लॉ enables वन टू एक्सप्रेस द एम्पियर सर्किटल लॉ इन द इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म कौन सी है, ये वाली, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। और ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर आया था, और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में आया था 2/5 लिखा हुआ, मतलब 2/5 मतलब 2 मार्क का आया था 5 वाले में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये पूछ रहा आपसे कि बायट-सावर्ट्स लॉ explain how बायट-सावर्ट्स लॉ enables one to express the ampere circuital law in the integral form। देखिए जो बायट-सावर्ट्स लॉ होता है वो क्या करता है कि ये जैसे कंडक्टर है, इसके चारों ओर क्या बनता है, फील्ड बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है, फील्ड बनता है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और जो हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ उसमें क्या होता है कि ये चल रहा है क्या, करंट। ठीक है, ऐसे जा रहा होता है, उसमें हम एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, उसकी डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन है, डीएल है, और यहां से फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, क्यों बोल सकते हो कि ये फील्ड क्यों जा रहा है, बायट-सावर्ट्स में होता है क्या, करंट होता है, बट इसको इसके साथ रिलेट करना है। अब इसका हमने ई फॉर्म बना दी। ठीक है, तो मतलब बीच में यहाँ पे करंट है। ठीक है, ये क्या है, करंट है। तो करंट ऐसे है बाहर की तरफ है, तो करंट यहाँ पे आउट दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी ये डॉट दिखा रहा है, आउट होगा, सॉरी ये डॉट होगा, और ये है यहाँ पे करंट। ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे बनाया। ऐसे क्यों बनाया, कि बायट-सावर्ट्स लॉ शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इतने पोर्शन को लेंगे, वो डीएल है, फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पे भी वही सीन है, कहीं पे भी आप छोटा सा डीएल मान लीजिए। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन हमने लिया, इसमें से फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पकड़े बी डॉट डी एल की, तो बन जाएगी क्या, बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, थीटा हो जाएगा क्या भाई, 0। कोई सा केस पकड़ लो आप। ठीक है, डीएल एंड डायरेक्शन ऑफ द बी इज सेम। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 0 होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी एल आ गया। अब ये जो बी है, बी ये क्या है, ये बी जो है ये क्या है कि ये एक ये क्या है, करंट क्या बना रहा है, बी बना रहा है। तो मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुछ डिस्टेंस आर पे फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं, वो कैसे लिखते थे, बी डॉट डी एल लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, साथ में कौन है यहाँ पे, डीएल है। और डीएल को भी अगर हम इंटीग्रेट करें, तो क्या मिलेगा, ये सर्कल, ये इसको देखें तो यही सर्कल, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बना क्या, म्यू नॉट आई। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेनली एम्पियर्स लॉ यूज कर लिया, ठीक है, और उसके हिसाब से उसकी राइट हैंड साइड कवर कर दी। अब इसमें हुआ क्या कि ये था ACL, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये ऐसे बनाया डायग्राम जैसे बार्ट-सावर्ट्स लॉ होता है, उसमें आता था B.DS, इसमें B.DL है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था और 2 नंबर में ये आया हुआ था, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है, फिर भी इसको कर लेते हैं एक बार कि नेट फोर्स क्या होगी। चलिए, तो क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लो अच्छे से, फिर आगे करते हैं भैया। चलिए देखिए, यहां पे क्या है, आपको एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक कंडक्टर दिया हुआ है ऐसे, जिसमें से करंट इस तरह से जा रहा है, 2 एम्पियर है ये, ठीक है, 2 एम्पियर। एंड ये है यहाँ पे एक स्क्वायर लूप जिसमें करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो साइड्स है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर का। कितना है? 10 सेंटीमीटर का। इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, इसमें से करंट जा रहा है पूरे में 1 एम्पियर, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करना क्या है, एक चीज देखिए, क्या ये वो केस नहीं है, ये पूछा है लूप पे, तो लूप की कौन कौन सी ब्रांच पे जो है फोर्स लग सकती है। 2 पैरेलल कंडक्टर हमने पढ़े थे, ये 2 पैरेलल कंडक्टर होते हैं जिनमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो बट उनके बीच में फोर्स लगती थी, एक में सेम है तो अट्रैक्टिव, और डिफरेंट करंट है तो सॉरी डायरेक्शन और डिफरेंट है करंट की तो वो रिपल्सिव हो जाती थी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा केस है कि कौन सी ब्रांचेज है जिनमें फोर्स लग सकती है। ये एक करंट कंडक्टर है, इसी के पैरेलल ये है, तो कहने का मतलब कि भाई इस पे और इस पे फोर्स लगेगी, इन पे फोर्स नहीं लगेगी। तो हम पहले क्या कर देते हैं, पहले इस कॉम्बिनेशन की फोर्स निकालते हैं, फिर इसकी और इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, म्यू नॉट I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई r, जितना डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कितना जो है लेंथ दे रखी है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो जितनी लेंथ पे लगेगी वो हम कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, I1 जो दे रखा है वो फर्स्ट वाला 2 एम्पियर, I2 जो दे रखा है वो है इस वाला 1 एम्पियर, ठीक है। लेंथ कितनी है, कितनी पे लगेगी, इसकी हर एक साइड 20 है तो 20 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो 20/100 मीटर बन जाएगा, ठीक है, हो गया। आर कितनी दूरी पे आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर पर है, तो 10 सेंटीमीटर का बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, 10-1 मीटर बन गया। तो फोर्स निकाल लेते हैं, पहली फोर्स, ठीक है, पहली फोर्स बोल देते हैं इसको कि इन दोनों के बीच है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10-7, I1 is 2, I2 is 1 एंड लेंथ इज 20/100, नीचे आ गया क्या 2 पाई r, 2 पाई एंड r इज ये डिस्टेंस, तो कितना है 1/10, 10 चला गया ऊपर, ठीक है, ऊपर लिख दिया हमने। तो 2 पाई से ये 4 पाई कट गया, यहाँ आ गया 2, ये 0 से ये 0 कट गई, तो आपके पास बचा F1, वो कितना आया, यह आया 2, 2 4 2 8, ठीक है, 8 इंटू 10-7, ये आया आपके पास। कई बुक में आपको कैसे कर सकते हैं कि म्यू नोट को सोल्व नहीं करा होगा, म्यू नोट को सोल्व नहीं करा होगा, ऐसे करा होगा। देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि F म्यू नोट अपॉन 2 पाई को ऐसे ही रखें, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2, और ये लेंथ कितनी है 20/100, और r कितना है 1/10, 10 चला गया ऊपर, ठीक है, तो ये 0 0 इससे कट गई, तो आपके पास कितना आया 4। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 और नीचे आ गया 2 पाई, ठीक है। तो इसको कट कर लो तो आपके पास क्या आएगा 2 म्यू नॉट अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F आ गया कितना 2 म्यू नॉट अपॉन पाई, ये आ गया,
पहली फोर्स। आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी है। अब हमें निकालनी है दूसरी पर फोर्स, ठीक है। दूसरी पर फोर्स निकालते हैं। चलिए जी, दूसरी पर फोर्स निकालते हैं। अब दूसरी के केस में देखिए, कंडक्टर एक ये है और ये एक ये है। डायरेक्शन क्या है कंडक्टर की, सॉरी करंट की यहाँ पे डायरेक्शन है ऐसे और इसमें करंट है ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव लगेगी, और दो पहले वालों में लग रही थी कैसी, अट्रैक्टिव। कैसी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, ठीक है। अब लगेगी कौन सी, रिपल्सिव। तो उस फोर्स को लिखते हैं F2। कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2πr, और इसको लिखते हैं I1 I2 L, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2π को तो ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि इसको हमने म्यू नॉट की फॉर्म भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए I1 इज 2, यही करंट यहाँ पे घूमेगा तो 1, लेंथ इज 20 को करेंगे 20/100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बना लिया। उसके बाद 2π लिखा हुआ R इज कितना डिस्टेंस होगा, 10 ये है, 20 आगे तक है, यहां से यहां तक जाना, तो वो गया 30, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर, नीचे 100 लगा, वो चला गया ऊपर, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 100 तो इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ऊपर 2 to 4 म्यू नॉट अपॉन नीचे बचा 2π × 3। तो ये इससे कट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2/3 म्यू नॉट अपॉन पाई। तो ये फोर्स आई F2 इसके और इसके बीच में। अब दोनों में करंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसमें होती है रिपल्सिव। कैसी होती है, रिपल्सिव। जिसने ये फंडा नहीं पढ़ा, वन शॉट में मैंने करवाया स्टूडेंट से, ठीक है। चलिए, तो दोनों फोर्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा में से छोटी माइनस कर दें, तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी यहाँ पे, इसके लिए तो भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ ज्यादा फोर्स होगी। तो इस डिस्टेंस में जितनी फोर्स है उसको पहले लिखेंगे, वो बड़ी फोर्स है, ठीक है। वो कितनी है, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस 2/3 म्यू नॉट अपॉन पाई। 2/3 कॉमन ले लो, सॉरी 2/3 नहीं, म्यू नॉट पाई कॉमन ले लो, म्यू नॉट पाई अंदर आ गया 2 - 2/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यह आ जाएगा क्या, 4/3 म्यू नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। देखो, एक फोर्स यहाँ लग रही है कि यहाँ लग रही है, यहाँ वाली फोर्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। ये दूर भी है और कम भी है, तो जो पास वाली फोर्स है रिजल्टेंट में भी वही आएगी ना। देखो, बड़ी फोर्स में से छोटी निकालना है, तो बड़ी कौन सी अट्रैक्टिव थी, तो यहाँ पे आएगी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब जिसको हम क्वेश्चन नंबर 12 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, और आज की वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, राइट एन एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट करते हैं, और क्वेश्चन आया था 2020 रिसेंटली, अभी फैब के अंदर, ठीक है। इसमें बोला है आपसे राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट लिखनी है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिखते हैं एम से, ठीक है। एसोसिएटेड विद करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ, सॉरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग एन टर्न्स। एक कॉइल है जिसमें करंट कितना है, आई है, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और इसमें टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एम। आपको लिखनी है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिखते थे एन आई से, एन आई ए से, एंड ए क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो जो टर्म्स यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे वो होनी चाहिए, तो ये हो गया एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे आप मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसका बी पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट करते हैं। कंसीडर द अबव मेंशन्ड कॉइल इन वाई जेड प्लेन। मान लीजिए ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका जेड एक्सिस, और ये रहा आपका
सॉरी ये हो गया y और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें इस कॉइल को रखना है और इस तरह से रखना है कि इसका इनका जो सेंटर है, कॉइल का जो सेंटर है इसके ओरिजिन पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है, 0 0। डिराइव फॉर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट एट पॉइंट x, और पॉइंट दिए हैं x 0 0, मतलब y और z पे नहीं x पे निकालना आपको। तो मतलब ये बोल रहा है कि कॉइल लो इस तरह से जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इससे फील्ड आपको निकालना है इसके x एक्सिस पे यहाँ पे। तो हमने ये करा हुआ पहले, ठीक है, ये चीज हमने की हुई है। तो जिस बच्चे ने क्लास अच्छे ढंग से लगाई है वो कर सकता है, मैंने पहले बोला है थ्योरी पोर्शन वन शॉट में है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगा, यहाँ पे सिर्फ हिंट दूंगा। तो मतलब यहाँ पे आपको एक करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपको गैल्वेनोमीटर की बात की गई है और ये 2020 में ही आया है, 2020 में ही आया, ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस दिया आपको कितना, 16 ओम दिया हुआ है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, करंट दिखाया जाता है कितना, 4 मिली हेनरी, सॉरी हेनरी नहीं एम्पियर है, हेनरी मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई है तो उसमें इंडक्शन पढ़ाया था, तो इसलिए हेनरी बोल रहा हूँ मैं बार-बार। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर टू मेजर ए वोल्टेज अप टू 3 वोल्ट, कि आप इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और जिसकी रेंज कितनी हो, 3 वोल्ट की हो, जिसकी रेंज कितनी हो, हाँ 3 वोल्ट की हो, ठीक है। फर्स्टली कि भाई कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा भैया, ये पूरी असेंबली क्या बन जाएगी, वोल्ट मीटर बन जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है, ये तो हमने बता दिया कि वोल्ट मीटर बन जाएगी, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो पहले इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट आ रहा है और ये करंट इस पूरी ब्रांच में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज थी, तो V इज इक्वल टू आई इज IG, आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पूरा रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R प्लस G हो गया, क्या हो गया, R प्लस G। अब V अपॉन IG कर दो, ठीक है, हमें चाहिए कैपिटल R की वैल्यू, तो कैपिटल R की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, तो V इज 3 एंड I इज 4 मिली इज 10 माइनस 3 माइनस G इज 16 ओम इज इक्वल टू आ जाएगा R, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको ऊपर कर दो तो ऊपर बन जाएगा कितना हुई, 3000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कर दो यहीं पे खत्म, 750 माइनस 16 कर देना, ठीक है, 750 माइनस 16 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो 10 में से 6 गया 4 हो गया भाई, यहाँ पे 4 में से गया 3 और ये 734 आ गया आपके पास रेजिस्टेंस। तो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 कर रहे हैं बुक में, इसका नंबर है 86, तो आंसर इज 734, ठीक है। तो ये आंसर था भैया, और कैसे कन्वर्ट करना था वो बात कर ली, और कन्वर्ट करने के लिए जितना रेजिस्टेंस की जरूरत है उसको लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 वही है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। आई थिंक अभी बताया कि क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ, इस पूरी असेंबली को बोलते हैं क्या, वोल्टमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, और देखो मैं आपको वोल्टमीटर करवा रहा हूं तो इसका मतलब एमीटर भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अगर वोल्टमीटर का क्वेश्चन होता है मीटर के भी हैं तो वो भी आसान है। चलिए, तो नेक्स्ट है बी पार्ट, ए वोल्टमीटर
of a certain range is constructed by connecting a resistance of 98 ohm in series with a galvanometer. When the resistance of 470 is connected in series, दो बार मतलब 470 कनेक्ट करते हैं तो रेंज हो जाती है हाफ। रेंज अब हो जाएगी हाफ, इस केस में थी मान लो V। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हमें यहाँ पे G निकालना है अब, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर है, उसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेंज है V, ठीक है। तो V लिखते हैं पहले। कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू क्या था? IG, और रेजिस्टेंस किसका जो कनेक्ट कर रहे हैं वो प्लस गैल्वेनोमीटर, तो 980 प्लस G, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद ये बोल रहा है आपको कि एक नया रेजिस्टेंस हमने लगाया, कितना? 470 ओम का, किसके सीरीज में? G के सीरीज में। करंट वहां से यही था, ठीक है। तो नई वोल्टेज बन गई, कितनी आई? V डैश है। कितनी आई? V डैश है, ठीक है। एक बार इसको चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, क्योंकि कुछ फंडा मेरे को लग रहा है। रुकिए, 87th में कर रहे हैं हम भैया। क्वेश्चन कौन सा नंबर है ये? 87 का, सॉरी 89 का बी पार्ट है। 89 का बी पार्ट जी, हाँ ठीक है। यही चीज चेक करनी थी। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक वोल्टेज है, IG क्या हुआ? 980 प्लस G हो गया। यहाँ पे एक नई वोल्टेज है। अब ये नई वोल्टेज क्या है? मतलब इनकी जो कंडीशन है, ये क्या बोल रहे हैं? पहले वोल्टेज है V, बाद में वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V/2 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे V/2 लिखनी है आपने, ठीक है। V/2 लिखनी है। मतलब कि अगर इसको हम 1 का नाम दें और इसको सेकंड का नाम दे दें तो ऐसे लिखेंगे हम कि पहली थी क्या? 1, दूसरी क्या बन गई? V1/2 हो गई। ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेंज वो बोल रहा है हाफ हो जाए। तो पहली थी V1, रेंज तो तभी हाफ होगी ना जब पहली पता होगी। तो पहली थी V1, ठीक है। तो V2 इज IG 470 प्लस कैपिटल G इज इक्वल टू ये IG 980 प्लस G, एंड नीचे आपका क्या? 2। तो IG से IG कैंसिल हो गया, ठीक है। ये G से या तो आप कट कर लो, आपकी मर्जी है। चलो ऐसे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 0 4 9, और यहाँ पे आ गया प्लस 2G इज इक्वल टू 980 प्लस G, ठीक है। तो इसको इधर करो, 2G माइनस G हो गया तो G, और यहाँ पे हो गया 980 माइनस 940, तो हो गया 40। आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। 40 आंसर आ गया, हाँ 40 ओम आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15। क्वेश्चन नंबर था आपका 15। 16 के बारे में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो था 2019 के अंदर आया था भाई, ऑल इंडिया 2019 के अंदर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या दिया आपको, और ये 2015 के अंदर आया था। 2015 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन हाउ इट इज अचीव्ड। देखिए ए पार्ट में क्या पूछा है कि जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उनके अंदर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, इस तरह से कुछ डायग्राम हमने किया था। ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, यहाँ बीच में इसको इस तरह से हाफ सर्कुलर टाइप शेप काटी जाती थी, जिसको कनकेव बोल देंगे। तो बोलते हैं कि यहाँ पे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट जो है उससे क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं कि जो प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये था हमारे पास कि जो प्लेन है कॉइल का वो ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर ये पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन हाउ इट इज अचीव्ड, कि कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे अचीव करना है, जो जितनी चीजें पूछी है सिर्फ उतने लिखनी है। हम कैसे कर सकते हैं कि मैग्नेट की कटिंग करके
किस शेप में, कनकेव शेप में, ठीक है, किस शेप में, कनकेव शेप में भैया, ठीक है। दूसरी बात कि कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर, बाय यूजिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी बनाता है फील्ड को, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया आपके पास। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में ये आपसे क्या बोल रहा है, बी पार्ट में ये क्या बोल रहा है, बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट, ठीक है। एक जी है कि एक जी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में, और जिसकी रेंज कितनी है, V है। मतलब इन एक्चुअल ये 0 से V बोल रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हमें V मिलती है, ठीक है। चलिए, तो आगे बोल रहा है बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस R इन सीरीज, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस R को सीरीज में लगा के। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V/2। देखो, पहले रेंज कितनी है, V है, ठीक है। उस टाइम करंट है IG, और R रेजिस्टेंस हमने लगाया किसके सीरीज में, G के सीरीज में, ठीक है। ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि अब रेंज हो जाए कितनी, V/2 हो जाए तो हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो, रेंज हो जाए कितनी, V/2, तो रेजिस्टेंस हमें पता नहीं कितना लगाना है, तो R डैश कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, R डैश कर देंगे। तो अब देखो, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहां पे भेज दो, तो ये हो गया क्या भाई, 2 हो गया इधर, तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों सेम होगी तो बराबर रख देते हैं, IG R प्लस जी इज इक्वल टू 2IG R डैश प्लस जी, ठीक है, R डैश प्लस जी। इस IG को IG से कट कर दो, ठीक है, बचा क्या, R प्लस जी, R डैश प्लस जी, और बाहर है 2, तो ये 2 और ये 2, ठीक है। तो 2R डैश माइनस R, ठीक है, और 2G में से क्या चला गया, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 गया, 2R डैश हो गया, ये 2G हो गया इसके पास, ठीक है। और अब करिए, यहां से हम इसको इधर कर रहे हैं, तो 2R माइनस R हो गया, ठीक है, 2R माइनस R हो गया। और अब इसको ऐसे करिए, अब इसको लिखिए R प्लस जी माइनस 2G इज इक्वल टू 2R डैश, ठीक है। ये माइनस हुआ तो R माइनस जी बचा, और यहाँ पे हो गया 2R डैश, तो मतलब R डैश की वैल्यू इस R/2 माइनस G/2। 2 इसके नीचे ओपन कर दिया, इसके नीचे ओपन कर दिया, मतलब कि जो रेजिस्टेंस हम पहले लगा रहे थे, ठीक है, उसकी हाफ, और गैल्वेनोमीटर का भी हाफ होना चाहिए, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और जिसका एक्चुअल नंबर है 92। तो R/2 माइनस G/2 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 था तो भाई अभी 2020 के अंदर, और कितने क्वेश्चन हम 2020 के ऐसे कर चुके हैं जो एग्जैक्ट जो है भैया आसानी से हो रहे हैं, और बच्चे बोलते हैं कि पेपर में ऐसी चीजें आती है जो बच्चों से नहीं होती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगल करंट कैरिंग कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड मेड रेडियल। क्वेश्चन आया 2020 में, और 3/5 मतलब 3 नंबर का आया है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, जैसे हमने एक गैल्वेनोमीटर का केस पढ़ा था, चलो सामने से देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा, और ये होती है हमारी रेक्टेंगल कोर, सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसपे हम वायर्स को लपेट कर रखते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होता है ये हेयर स्प्रिंग, यहाँ पे होता है हमारे पास मिरर, इस तरह से, ठीक है। कुछ ऐसे पोर्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये बोल रहा है कि जब हम इसमें से करंट निकालते हैं, इसमें से जब हम करंट निकालते हैं, तो भाई हमें यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से कहाँ चलता है, नॉर्थ से साउथ। उसमें एक
करंट कैरिंग कॉइल रखी है, तो करंट कैरिंग कॉइल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर लगती है टॉर्क, उस पर लगते हैं क्या, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क कैसे निकलती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे निकल जाएगी भैया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखने की है कि जब ये टॉर्क घूमेगी, ठीक है, तो किस किस एंगल पे ये आती है, तो मतलब हमें जो फोर्स निकालनी है वो क्या निकलेगी, जो फोर्स होती थी किसी एक ब्रांच पे कितनी होती थी, आई, जो भी आप लेंथ मानोगे, मान लो ये लेंथ ली हमने एल, और ये मानी हमने इसको हमने मान लिया स्मॉल बी, और ये हो गया स्मॉल ए, तो ये होगी बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब आप उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालते हो, जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाया, तो वो आपके पास आता है ए साइन थीटा, एंड थीटा इज द इसका एंगल जो रोटेशन पे एंगल होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलता है क्या, टॉर्क, क्या हुआ, आई बी, एंड बी इंटू ए इज द लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आप बोल सकते हो, लेंथ ब्रेड बोल सकते हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड का जो मल्टीप्लाई हो जाए तो एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई ए, साथ में भी हो गया साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पे टर्म्स है, तो टर्म्स के लिए यहाँ पे एन कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, एंड एन आई ए इज ऑल्सो नोन एज एम, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो सकता है थीटा, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है मैक्सिमम कब हो जाएगी ये, कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट और आपके पास जो आपका फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, सॉरी यहाँ पे आई आएगा एन आई, और यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी इसको ऊपर वाले के हिसाब से कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। हम ऐसे करते हैं कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क को एन आई ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि जो एरिया है और जो बी है उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैच कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अभी इसका पार्ट रहता है क्योंकि इन्होंने पूछा है कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी एन आई ए बी आ गया हमारे पास, और साथ में हमने सारी चीजों को फाइंड आउट कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेंगे, और इसका जो नेक्स्ट चीज पूछी है वो पूछी है व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड मेड रेडियल। तो रेडियल क्यों बनाया जाता है, अभी मैंने बताया था। एक तो क्या कि जो प्लेन होता है कोयल का वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका फील्ड जो वो रेडियल बनाया जाता है, और रेडियल फील्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन आया था 3/5 लिखा हुआ है, और 2020 मतलब 2020 में वही 3 नंबर का और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। Obtain the expression for the deflecting torque acting on the current carrying rectangular coil of a galvanometer in a uniform magnetic field। अभी करी है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें हमने जो चीज पूछी है वही चीज हमने 17 पर पूछी थी। आगे बोल रहा है व्हाई इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एम्प्लॉयड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये कितनी बार करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो 18 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का। और जितनी टाइप बनती है प्रीवियस ईयर की वो हमने कर ली है। आपके पास टाइम हो तो मैक्सिमम टाइप लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे वन शॉट अच्छे हैं, मैं जो करवा रहा हूँ वही आएगा पेपर में। मैं सिर्फ आपके लिए एक हेल्प कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन ए लेबल्ड डायग्राम द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले तो आपको क्या बनना भाई, डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर उसका प्रिंसिपल बताना है, फिर उसकी वर्किंग बता दो। ठीक है, कि कैसे काम करती है, यही बोला है। हाँ, एक्सप्लेन यूजिंग ए लेबल डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये आगे पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या फंक्शन है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपसे पूछ रहा है। तो फंक्शन भाई सिंपल सा है,
कि ये क्या कर देता है, एक तो फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा बना के रखता है, और दूसरी बात कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज करने से जो प्लेन होता है कोयल का वो ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, चलिए तो सेकंड पार्ट सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर हेल्प करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में, बनाने में। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन हो गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट जो पोर्शन है एक तरह से वो हो गया। सेकंड पोर्शन में क्या पूछा आपसे, डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाई डज इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए, और ये क्वेश्चन आया आपका ऑल इंडिया 2015 में आया है। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि करंट सेंसिटिविटी बताओ, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यही होता है ना। ठीक है, अब जो करंट सेंसिटिविटी उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, आई एस इज इक्वल टू, आई एस मीन्स करंट सेंसिटिविटी, एन ए बी अपॉन के। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड के इज द कांस्टेंट होता है, ये टोरोजनल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब वी एस की बात करते हैं। वी एस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड इट इज एन ए बी अपॉन, जैसे हमने ये के लिखा तो यहाँ पे आर होता है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं लास्ट में कि व्हाई डज इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी नॉट नेसेसरली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि करंट सेंसिटिविटी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती है। देखो, मान लो आपने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे, चलो मैंने क्या किया, n से 2n कर दिया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम क्यों रहती है, तो n से 2n हो गई 2n a b अपॉन ये है k। तो जब n से 2n हो रहा है, मान लो इस टाइम रेजिस्टेंस है r, तो 2n के बाद तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा ना, तो 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n a b अपॉन k r। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो अब भी वही की वही है। ठीक है, तो दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें पहले करेंगे सॉल्व एग्जांपल, फिर करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और फिर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 कर रहे हैं, सीरियल वाइज कर रहे हैं। ठीक है, बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, न्यूज आ जाती है आपके एग्जाम को लेकर, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इसलिए उनकी वीडियो बनानी भी बहुत जरूरी हो जाती है। दैट्स वाई मैं वो वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पूरे का पूरा सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स का वन शॉट के अंदर अपलोडेड है। नहीं देखा है, नहीं करा है, वरीड हो क्लास 12 फिजिक्स को लेकर, तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जल्दी से अपने वन शॉट देखिए और अपना सिलेबस पूरा करिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।